नमस्कार। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सी टेंशंस हमारी लाइफ में आ गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास वक्त का अभाव है। लाइफ में बहुत आपाधापी मची है। ऐसा लगता है कि हम अपने अस्तित्व को कहीं भूलते से जा रहे हैं। अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को निखारने के लिए और स्व विकास के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर गिरीश पटेल इंटरनेशनली रेनाउंड साइकोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने 50 से अधिक देशों में 5000 से ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं साइकोलॉजी पर। डॉक्टर गिरीश पटेल ने 9 पुस्तकें लिखी हैं हेल्थ, मेडिटेशन और साइकोलॉजी पर। और आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के साथ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं और इस पर उन्होंने काफी रिसर्च भी की है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर गिरीश पटेल से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, वर्तमान समय में स्व विकास की, सेल्फ डेवलपमेंट की कितनी आवश्यकता है और कैसे किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी में सेल्फ डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एक तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव एज है, कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जी। और जहां तक आप एफिशिएंट नहीं होंगे, आपकी अच्छी क्षमता नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सरवाइव भी शायद नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस समय सबसे ज्यादा हमें सेल्फ डेवलपमेंट की आवश्यकता है। डॉक्टर गिरीश, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए किस तरह हमें क्या एक्ट करना चाहिए, कैसे की जा सकती है स्वयं की डेवलपमेंट? ऋतु, आमतौर पर क्या होता है कि भी आजकल का जो यूथ है वो ये सोचता है कि मैं कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हासिल करूं। मेरे जो हाईएस्ट गोल्स है वो बस तुरंत मुझे प्राप्त हो जाए, और जब तक वह प्राप्त नहीं होते व्यक्ति रेस्टलेस होता है, कंफ्यूज होता है ना? उसे नींद नहीं आएगी या तो सचमुच कंटिन्यूअसली वो नेगेटिविटी को फील करता है। परंतु मैं समझता हूं कि क्या होना चाहिए कि बल हाईएस्ट गोल्स को सेट करना जरूरी है, परंतु आज आप जहां भी है वहां सेटिस्फाइड फील करिए, वहां पर एक मेंटल स्टेबिलिटी हो, जिसको कहे पीस ऑफ माइंड हो। और ऐसे पीस ऑफ माइंड होगी तो फिर जो गोल्स है उसे भी आप इजीली अटेन कर सकेंगे। उसके लिए जो सही डिसीजंस लेने चाहिए, आपको जो प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, वह सभी स्टेप्स ले सकेंगे। आज उल्टा हो रहा है कि जब तक गोल्स को प्राप्त नहीं करते लोग बिल्कुल डिस्टर्ब होते, टेंशन में जीवन जीते। गोल्स को प्राप्त जब तक नहीं करते तब तक टेंशंस में रहते हैं, लेकिन वो टेंशंस उन्हें उनकी लाइफ में थ्रिल देती हैं। एक अपेक्षा, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अपेक्षाएं रखी हैं और उनके लिए वो एफर्ट्स करते हैं। तो क्या ये उनका नजरिया कुछ गलत है? थ्रिल अलग चीज है, जैसे कहेंगे कि भी मोटिवेशन, अच्छा शब्द है मोटिवेशन, बिल्कुल कि भी मोटिवेशन होना चाहिए। परंतु आज देखो ना, तो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। नहीं, मैं जब पेशेंट्स को भी देखता हूँ, आमतौर पर भी जब सभी के संपर्क में आता हूँ, कहीं एग्जीक्यूटिव्स है और है, तो सिर्फ उसमें मोटिवेशन नहीं है, दे आर रियली एंशियस इन फैक्ट, अंदर में डिस्टर्ब है वो। और जब व्यक्ति डिस्टर्ब होता है तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाता है, सही निर्णय नहीं कर पाएगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगी। और जब तक आपका क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं है, आप उन गोल्स को अटेन नहीं कर सकते। तो वास्तव में मैं सोचता हूं ये बैलेंस चाहिए कि गोल्स भल हो, परंतु साथ साथ में स्टेबिलिटी, इनर स्टिलनेस रहे, तो हम सचमुच अच्छी तरह से सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ डेवलपमेंट का एक सही पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भी आजकल का जो पर्सपेक्टिव है, जिसको कहते हैं आउटसाइड इन अप्रोच, जी, कि भी पहले आउटसाइड चीजें हमें मिल जाए, अच्छी, एक जैसे कि बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, या तो मेरी पोस्ट पोजीशन अच्छी हो, बहुत धन मैं कमा लूं, फिर मैं कुछ करूंगा। तो आउटसाइड इन अप्रोच ठीक नहीं है। वास्तव में आवश्यकता है इनसाइड आउट अप्रोच की, कि भी अंदर में पहले आप अपने आप को डेवलप करो, अपनी क्षमता को बढ़ाओ और इनर डेवलपमेंट करो, तो ऑटोमेटिक जो आउटसाइड चीजें आप हासिल करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली परछाई की तरह आपके पीछे पीछे आएगी। डॉक्टर साहब, इनसाइड आउट अप्रोच की आपने बात की, क्या इसके कुछ एग्जांपल्स आप हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं? अच्छा, हाँ जी। आप अगर नेचर में भी देखो तो जैसे मोती बनते हैं,
जब मोती का निर्माण होता है तो इनसाइड से बाहर वो पूरा डेवलप होता जाता है। एक झाड़ का भी आप विकास देखो तो झाड़ भी अंदर से बाहर की ओर डेवलप होता है। तो ऐसे ही सचमुच जीवन भी होना चाहिए कि पहले हम आंतरिक चीजों को डेवलप करें, जैसे कि अपनी अच्छी पर्सनालिटी को हम डेवलप करें। पहले जो मैंने कहा कि भी हम अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाए ना, एक पॉजिटिव अप्रोच जीवन के अंदर ला दे। नहीं, ऐसी कुछ जो इनर क्वालिटीज है, उन इनर क्वालिटीज को अगर हम पहले डेवलप करते हैं तो फिर जो बाहरी दुनिया में हमें अटेन करना है, कुछ पोस्ट एंड पोजीशन को हासिल करनी है, धन कमाना है, वह चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी आपके पास अगर हम स्वयं का विकास कुछ क्वालिटीज को डेवलप करके करते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिसके ऊपर उन्हें कार्य करना चाहिए स्वयं का विकास करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए? वो हमें खुद देखना होगा जी। जैसे कि जो आपके डिफरेंट फील्ड्स है, जैसे कि मैं चिकित्सा जगत से हूं तो एक अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए जी। आप मीडिया से बिलोंग करते हैं तो शायद आप में डिफरेंट प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे हमें यह देखना चाहिए, हमें ये इस पर थोड़ा एनालिसिस भी करने की आवश्यकता है कि जो मेरा क्षेत्र है उसके अनुरूप मुझे कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना है और कहां पर कमी है। कई बार यह तो हमें पता होता है कि भी कौन सी क्वालिटीज को डेवलप करना है, परंतु जहां कमी रह गई है वो कमी को हम नहीं पहचान पाते और एक छोटी सी कमी भी आपको पीछे खींच सकती है। तो इसके कारण अगर सभी क्वालिटीज को हम ठीक से समझ ले, उसका विकास करें, तो सचमुच इनसाइड आउट रूप से हम प्रगति कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया हमें कि अपनी कुछ क्वालिटीज को हम पहचानते हैं, क्वालिटीज को तो पहचान लेते हैं लेकिन अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो क्या करना चाहिए, क्या नजरिया रखना चाहिए अपनी कमियों को पहचानने के लिए? किसी उदाहरण से अगर आप हमें समझाएंगे। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण याद आ रहा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जब वो यंग भी थे तो बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट थे, यहाँ तक कि वह अपना एक चार्ट रखते थे, इन क्वालिटीज का ही चार्ट रखते थे। उसमें कई बातें उन्होंने लिखी थी कि भाई ये अलग अलग क्वालिटीज मेरे में कहाँ तक आई हुई है। तो एक बार उन्होंने अपने मित्र से भी शेयर किया कि देखो मैं अपना ये चार्ट रोज रखता हूँ कि जिससे मेरे में से जो अलग अलग क्वालिटीज है जीवन में डेवलप हो। तो उनके मित्र ने वो चार्ट देखा और फिर कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आप अहंकार को भी ऐड कर दो तो तुम्हारी और भी प्रगति होगी, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन में अहंकार बहुत था। और वो खुद कहते हैं कि भी जब मैंने उसे भी ऐड कर दिया और मैं एनालिसिस करने लगा कि भी कहीं मेरे में अहंकार तो नहीं है, और जब मैंने अहंकार पर विजय प्राप्त किया, मेरे में कुछ हद तक नम्रता को भी मैंने लाया, तो मेरी प्रगति और भी जल्दी हुई। तो ऐसे पूरा एक अच्छी तरह से हमें उस क्वालिटीज को हम एनालाइज करें, समझे, तो प्रगति जल्दी होगी। डॉक्टर साहब, बेंजामिन फ्रैंकलिन को तो उनके मित्र ने बहुत सहयोग दिया, उनके नेगेटिव पॉइंट्स बताए, लेकिन हमें और क्या करना चाहिए अपनी कमियों को पहचानने के लिए, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पहचानने के लिए? तो जैसे यही बात है जी कि फ्रैंकलिन ने मित्र ने जो उसे कहा, इसे हमारे भी फ्रेंड्स हमको कहीं बार पिन पॉइंट करते हैं या कि नहीं करते हैं, परंतु उल्टा हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या तो यह सोच लेते हैं कि यह तो मेरा दुश्मन है, ये मेरा क्रिटिक है, क्योंकि इसे मेरी प्रगति से जलता है जी। इसके कारण ये पिन पॉइंट करता है और हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई पिन पॉइंट करे तो तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हो सकता है कि भी हमारे क्रिटिक्स है वो राई का पहाड़ बना रहे हैं, परंतु राई तो है, छोटी सी चीज तो है जी। तो उसको भी अगर हम एक्सेप्ट करें तो प्रगति होगी। और एक जो बात अगर एनालाइज करना है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भी कई बार मित्र नहीं भी कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जो समझते भी नेगेटिविटी को क्यों पिन पॉइंट करे जी। परंतु उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको कहा गया है फ्री हैंड राइटिंग। फ्री हैंड राइटिंग एक पूरी जैसे कि कहे कि एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जी। और फ्री हैंड राइटिंग को अगर आप फॉलो करें अपने जीवन में तो जो डीप रूटेड भी ऐसी पर्सनालिटी वीकनेसेस है वह भी सामने आ सकती है। क्योंकि दो बातें, एक तो कॉन्शियस है, दूसरी एक डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में भी कहीं बातें हैं। कॉन्शियस तो हम समझ सकते हैं, या बैठ करके सोचो तो कॉन्शियसली आप में क्या क्या कमियां है शायद आप पहचान पाएंगे,
लेकिन सबकॉन्शियस में क्या कमी है वो हम पहचान नहीं पाते। तो इसके लिए फ्री हैंड राइटिंग वह एक बहुत अच्छा तरीका है। फ्री हैंड राइटिंग जो आपने बताया, कैसे किया जाता है ये तरीका, और किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारी क्या क्या कमियां सामने आ रही हैं, कैसे आएंगी, उसका तरीका क्या रहेगा? बहुत अच्छा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। वास्तव में इट्स नो रियली इट नीड्स प्रैक्टिस। ओके। फिर भी अगर शॉर्ट में इस बात को समझना हो जी, तो क्या करना होता है कि ऐसे आराम से बैठो। इससे भी आप एक कंफर्टेबल चेयर भी ले सकते हैं जी, कि जिसमें ऐसे एक पैड को रखिए, हाँ, कि जो भी आराम से उस पैड को आपने रखा है कि जहाँ कोई प्रकार का टेंशन नहीं है। और फिर एक पेन को लेकर के पेंसिल से भी लिख सकते हैं जी। और ऐसी एक सेटिंग करने की आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम देख के लिखते हैं ना, तो हमें देखने की आवश्यकता ना हो। और फिर हम लिखना शुरू करें फ्रीली, एकदम रिलैक्स्ड वे में। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में ऐसे हैंडराइटिंग आएंगे कि भी आप खुद भी ना पढ़ पाओ, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में वो आ जाएगा। जैसे भी यहाँ पर जो लक्ष्य है, हम ये सोच सकते हैं, हम ये लिखना शुरू करें कि मेरे में कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमियां हैं, और फिर लिखना शुरू करें कि मेरे में आलस है जिसे दूर करने की जरूरत है, मैं जल्दी निराश हो जाता हूँ। जी। ऐसे बस एक के बाद एक आप मैं लिखना बहुत शुरू फिजूल करो। खर्ची करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, जो भी बात है वो लिखिए आप। शुरू में वो सारा कॉन्शियस बाहर आएगा जी। कि जो आप खुद जानते हैं ऐसी बातें आएगी, लेकिन आप लिखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आ सकता है। जैसे कि एक सर्जन के साथ हमने एक बार फ्री हैंड राइटिंग का अभ्यास किया जी। तो जब उन्होंने 4-5 बार लिखा तो एक दिन लिखते लिखते ऐसे लिखा कि मेरे में स्वमान की कमी है। वास्तव में अच्छे सर्जन थे, माने हुए सर्जन थे। उन्होंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे में स्वमान की कमी है, मैं तो अपने आप को अच्छा समझता हूँ, परंतु लिखने में आया कि मेरे में स्वमान की कमी है। जब एनालिसिस किया तो पता चला कि सचमुच शायद कहीं ना कहीं मैं अपने आप में हीनता का भाव को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे में शायद स्वमान की कमी है। और ये समझ में आ गया और उन्होंने अपने स्वमान को बढ़ाया, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया। तो सचमुच उनके चेहरे पे भी रौनक आ गई और अपने व्यवसाय को भी और कॉन्फिडेंस के साथ करने लगे और काफी सफल बने। तो फ्री हैंड राइटिंग में मैं समझता हूँ कि ये सभी को करना चाहिए कि जिससे हमारे व्यक्तित्व की जो कमियां है वो पहचानी जाए। एक या दो भी अगर हमें समझ में आ जाए कि मेरे व्यक्तित्व में यह कमी है, तो फिर उस पर हम उसे डेवलप करें, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाए, तो स्वाभाविक रीति से ही प्रोग्रेस और भी अच्छा होगा। हमें ये रेगुलर करना चाहिए, डेली करना चाहिए? डेली करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार जब हम इस प्रोसेस में इनसाइड आउट अप्रोच से जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो कुछ दिन भी 10 दिन 15 दिन आप अच्छे से कर लो और वो रिकॉग्नाइज करो कि मेरे में ये 1 या 2 मोटी कमियां हैं जिस पर मुझे विजय प्राप्त करना है, और वहां पर पुरुषार्थ करेंगे तो बाह्य जगत में जो आपको हासिल करना है वो आप जल्दी ही हासिल कर लेंगे, जल्दी अचीव कर लेंगे। और एक चीज ये भी जरूरी है इनसाइड आउट अप्रोच में कि टोटली 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 पॉजिटिव बन जाओ, थोड़ी 1.1% भी नेगेटिविटी अंदर में ना रहे। लेकिन अगर हम कोई टारगेट रख के उसके अकॉर्डिंगली कुछ काम करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, विपरीत परिस्थितियों में हम अक्सर अवसाद में घिर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, असफलता मिलने पर बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये तो लाजमी है। इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इससे कैसे बचा जाए? नहीं, ठीक नहीं रितु, जो आप कह रहे हैं ना वो ऐसे आउटसाइड ये ठीक लग रहा है जी, परंतु फिर भी यह संभव है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा कि कैसे कितनी न बड़ी असफलता मिले, फिर भी अगर आप में सकारात्मक एक अप्रोच होगा तो आप सफलता को हासिल करेंगे। हिलेरी जो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा, उससे पहले भी उन्होंने कई बार एफर्ट की थी। सेकंड लास्ट टाइम जब उन्होंने एफर्ट की थी तब ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच गए थे, बस थोड़ी दूरी थी, परंतु वातावरण ऐसा था, वह भी अच्छी तरह से इक्विप नहीं थे, तो उनको वापस आना पड़ा जी। और उस कुछ समय के बाद एक लोकल क्लब में उनका प्रवचन हुआ, तो किसी ने पूछा कि हिलेरी, आपको निराशा नहीं हुई कि इतना ऑलमोस्ट पीक तक आप पहुंच गए थे और आप माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर नहीं कर सके?
तो हिलेरी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि भी हमने पुरुषार्थ तो बहुत किया, लेकिन जब फाइनली ऐसा लगा कि भी हम और आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो मैंने माउंट एवरेस्ट से बात की। मैंने उसे कहा कि देख, तेरी हाइट तो बढ़ने वाली नहीं है, तू तो इतना ही रहेगा, लेकिन दोबारा मैं और अच्छी तरह से तैयारी करके आऊंगा, और एक्सरसाइज करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा, अच्छे इक्विपमेंट्स लेकर के आऊंगा, और मैं जरूर तेरे पिक तक पहुंच जाऊंगा, तुझे कॉन्कर कर लूंगा। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि दोबारा जब उसने एफर्ट की तो माउंट एवरेस्ट के पिक तक पहुंच गया। बिल्कुल। तो दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच। जैसे आपने कहा, तभी वो निराश हो जाता, अरे मैंने बहुत मेहनत कर ली, यहाँ तक पहुंचा, लेकिन वापस आने लगा, अभी तो मैं कभी भी पीक तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो शायद वो हासिल कर ही नहीं पाता। वैसे हर क्षेत्र में ना असफलता आने दो, इवन यू कैन कन्वर्ट योर वीकनेसेस इनटू योर स्ट्रेंथ्स। वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन पर वर्कआउट करके। हाँ जी, हाँ। असफलताओं से सीखिए, उनसे हार मत मानिए। हाँ। डॉक्टर साहब, इसके साथ ही आपने हमें बताया असफलताओं से सीखना चाहिए, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और क्या क्या इसमें हमें कवर करना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद के विकास के लिए, और क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए? हमें अपनी क्षमताओं को भी सोचना है कि भी जो मेरा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अनुरूप कौन सी क्षमताएं हैं जी। जैसे कि मेरा क्षेत्र है लिखना, तो ऐसे तो मैं डॉक्टर हूँ, और जब हमने पढ़ाई की ना तब भी यह बात थी कि अरे मुझे तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है तो लैंग्वेज की जरूरत नहीं है ना, साइंस अच्छा होना चाहिए, साइंस में अच्छे परसेंटेज आ गए बस आप अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन अब मैं 50% तो लिखता हूँ, तो यहाँ पर लैंग्वेज की जरूरत है। लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, लिखने की भी एक स्टाइल होती है जी। कि भी तब आप इफेक्टिवली लिख सकते। एक बार व्यक्ति पढ़ना शुरू कर तो उसे पढ़ता ही रहे, तो अब यहाँ पर मुझे ये क्वालिटी को डेवलप करना होगा। थोड़ी उस पर ही मैं एफर्ट करूं, उसको सीखूं, अच्छे से होमवर्क करूं, तो मैं अच्छा लिख सकता हूं। तो ऐसे इस प्रकार की कुछ बातें जो इनर एस्पेक्ट्स है, उन इनर एस्पेक्ट्स को हम डेवलप करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और एक चीज है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, आज हम ऐसा सोचते हैं कि भाई और सब क्वालिटीज मेरे में डेवलप हो जी, लेकिन जब तक हमारे में आध्यात्मिकता नहीं होगी तब तक इनर एक परपेचुअल पीस नहीं बन सकती, और जब तक परपेचुअल पीस नहीं होगी आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिकता का सेल्फ डेवलपमेंट में कितना योगदान है? आध्यात्मिकता कैसे इसमें मददगार साबित होती है? आध्यात्मिकता सबसे पहले तो क्लैरिटी ऑफ माइंड लाती है जी। जब मन आपका क्लियर है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल। वर्तमान युग में जैसे आपने शुरू में भी बताया कि भी बहुत लोग भी कंफ्यूज्ड है, बहुत कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यही नहीं जान। बिल्कुल। तो आध्यात्मिकता से क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है कि मैं कौन से रास्ते में मुझे जाना है वह क्लियर होगा। साथ साथ में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं वह भी समझ में आएगा। आज लोग जानते ही नहीं है कि वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मैं कईयों को पूछता हूँ, जब लोग बहुत टेंशन में होते, फास्ट जा रहे हैं ना, बंबई में देखो तो पूछते भैया क्यों भाग रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने कहा सब भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूँ। उनको ये पता नहीं है कि भाई मुझे सचमुच कहाँ पर जाना है। नहीं, वो प्रोफेसर जैसा है कि भाई जिसने कहते हैं कि भी उसको टिकट नहीं मिल रही थी तो भी ढूंढ रहा था, किसी ने कोई बात नहीं, आप तो इतने फेमस प्रोफेसर है आपके पास तो टिकट होगी लेकिन उसने कहा नहीं तो ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये तो याद होना चाहिए कि मुझे उतरना कहाँ है। यही भूल गया हम कि मुझे उतरना कहाँ है, तो इसलिए ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसी हमारी स्थिति है। आध्यात्मिकता से यह स्पष्टता होती है कि सचमुच फाइनली जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और सभी तो देखो ना, तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन है सच पूछो तो। आज जैसे कहते हैं ना कि धर्मशाला में उतरे और समझा कि भाई हम तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, बिल्कुल अब इन बिटवीन है अभी जी। वैसे ही हम बीच में ही कहीं कंफ्यूज है, घूम रहे हैं, भूल भुलैया में मूंझ गए हैं। आध्यात्मिकता से वह स्पष्टता आ सकती है। और एक बहुत बड़ी चीज है
कि एक ज़ेन मास्टर ने बहुत अच्छा कहा है कि वेयर देयर इज अ स्टिलनेस होल यूनिवर्स सरेंडर्स, कि जहां अंदर में गहरी शांति है, स्टिलनेस है, तो स्टिलनेस के सामने सारा विश्व झुक जाता है। या तो कहेंगे कि भी स्टिलनेस है तो क्लैरिटी भी आती है, भी पानी भी बिल्कुल स्थिर होगा तो आप अपना चेहरा क्लियरली देख सकते हैं जी। तो आध्यात्मिकता से भी ये स्टिलनेस आती है, आध्यात्मिकता से स्टिलनेस आती है जो हमें हमारे विचारों की क्लैरिटी देती है, गोल्स की भी क्लैरिटी देती है। बिल्कुल। तो सेल्फ डेवलपमेंट में आध्यात्मिकता और कितनी हेल्पफुल होती है, किस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आध्यात्मिकता हमें ले जाती है जी, कुछ इस पर आप प्रकाश डालिए। सेल्फ डेवलपमेंट में दूसरी एक जो चीज भी जरूरत है कि हमारे विचारों पर विजय प्राप्त करना है। कहते हैं कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स, जो चीज आप बार बार सोचते हैं उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। यह भी कहा गया है कि एवरी थॉट इज अ पावर पैक्ड एंटिटी, जिसमें पावर है। हाँ, कि जैसे कि मैग्नेट है वो लोहे को खींचता है, तो ऐसे ही विचार भी परिस्थितियों को खींचते हैं। तो इसलिए विचारों को सही दिशा देना सबसे जरूरी है। अगर हमें जीवन में सफलता को हासिल करनी है, सेल्फ डेवलपमेंट करना है, तो यहाँ भी आध्यात्मिकता बहुत मदद करती है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही है कि विचारों को पॉजिटिव सही बनाना। सिर्फ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो सही है विचार, जो हमारी कोर वैल्यूज है, मूल रूप से जो आप है, हमारा अस्तित्व जो है, उस अस्तित्व को सचमुच पहचानना। और जब मूल रूप से आप अपने अस्तित्व को पहचान जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही विचारों को हम टर्न कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक अभ्यास से, योग के अभ्यास से भी, क्योंकि आध्यात्मिकता अल्टीमेटली हमें मेडिटेशन सिखाती है जी। आप पिछले 30 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी के साथ राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, राजयोग मेडिटेशन का। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट में कितना हेल्पफुल है, क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपने काफी रिसर्च भी की है, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? बिल्कुल, कि इतने सालों में मैंने ये अनुभव किया कि मेडिटेशन से न से केवल हमें वो क्लैरिटी आती है, लेकिन मेडिटेशन के अभ्यास से एनर्जी लेवल भी बढ़ती है। आज हम देखते हैं कि भी कई लोग थके हुए हैं, बिल्कुल, भल क्या करना है वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एनर्जी नहीं है। और फिर कब के बाद कब चाय पी रहे, कॉफी पी रहे, घर से ऑफिस पहुंचने में थक जाते हैं, ऑफिस से घर पहुंचने में थक जाते हैं, और बीच में फिर बस कॉफी ही पीते रहते हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि एक बार तो एनर्जी लेवल बढ़ता है, कॉफी एंड टी विल गिव यू एनर्जी, लेकिन फिर एनर्जी लेवल कम हो जाता है फिर से। तो क्या करते हैं, दूसरा कप चाय पीते हैं, और ये जो विष चक्र चलता ही रहता है, विष चक्र। हाँ, ध्यान के अभ्यास से वह एक इंटरनल एनर्जी लेवल बढ़ता है। वो एनर्जी लेवल बढ़ने से इंथुजियाज्म से जो आपको अपना काम करना चाहिए, वह कार्य इंथुजियाज्म से कर सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ी चीज है। और सचमुच चाहिए अभ्यास। आध्यात्मिकता सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, परंतु आध्यात्मिकता वो एक ध्यान का अभ्यास है। और कुछ कोई न भी करे, साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा भी ये देखा गया है कि आप सवेरे 20 मिनट जल्दी उठ जाओ, जो समय पर उठते हैं उससे 20 मिनट पहले उठ जाओ, स्नान आदि कर लो, तो आपके पास अब 20 मिनट स्पेयर बचेगी, ठीक है, दिन का कार्य शुरू करने से पहले। तो उस समय शांति से भी बैठ करके कोई भी प्रकार से आप मेडिटेशन शुरू करो। चलो कुछ नहीं करो, शांति से बैठो भी, अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचो कि मैं कौन हूं, नहीं, मेरा जो मूल है वह कहाँ पर है, नहीं, मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज क्या है, नहीं, ऐसे कुछ प्रश्नों को भी आप पूछो अपने आप से, तो ऑटोमेटिक उसके उत्तर भी मिलने लगेंगे। और जैसे जैसे आपको वो इंटरनल रियलाइजेशन होगा, तो जो सही दिशा को प्राप्त करना, स्व विकास करना, वह नेचुरल हो जाएगा। जब हम मेडिटेट करते हैं, शुरू करते हैं, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि शुरुआत के कुछ दिनों में हमें सिर्फ फिजिकल आंसर्स ही मिलें खुद से, कि
शुरुआत तो की है ध्यान से, लेकिन ध्यान लगाते हुए हमने खुद से ही पूछा मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या क्वालिटीज हैं, और उसके रिप्लाई मेरे ही कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने में मुझे समय लगेगा, थोड़ा सा लग सकता है समय, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए। तो मैंने फंडामेंटल सिर्फ बताया कि भाई कोई कुछ ना करे जी, सिर्फ इतना भी प्रारंभ कर दे तो उसे फायदा होगा। और वास्तव में तो ये करना चाहिए कि मेडिटेशन को थोड़ा समझ भी ले जी, उसकी विधि को। जब हम एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स है, ब्रह्मा कुमारीज में हमारे पास एक फाउंडेशन कोर्स होता है 7 डेज का। कि जो 7 डेज के कोर्स में उनको यह जो फंडामेंटल क्वेश्चंस है उसके लॉजिकली आंसर्स दिए जाते हैं जी। और एक बार व्यक्ति लॉजिकली उन आंसर्स को समझ लेता है तो फिर मेडिटेशन करना और भी सहज हो जाता है और वो डीपर लेवल पर जा सकता है। मेडिटेशन की जो गहराई है उस गहराई पर जा सकता है और उससे और भी उसमें स्पष्टता आती है। जैसे भी एक बात यह भी है स्व विकास के लिए बहुत ही जरूरी कि आप अपनी एप्टीट्यूड को देखो कि कौन से क्षेत्र में आप नेचुरली यू आर गिफ्टेड इन सर्टेन एरियाज। जैसे भी कोई है एक नेचुरली अच्छा इंजीनियर हो सकता है जी, एक अच्छा आर्किटेक्ट हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है। तो उसको आप समझो कि भी आपकी नेचुरल एप्टीट्यूड कौन सी है कि जिसको आप इंजॉय भी करते हैं और फिर उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करिए। तो फायदा क्या होगा कि आपको आनंद भी आएगा। जो कार्य आप कर रहे हैं वह काम करने में आपको आनंद आएगा और क्योंकि नेचुरली आप में टैलेंट्स है तो उसको आप जल्दी भी हासिल करेंगे। ये भी कहा गया, एक बहुत ही अच्छे फिलोसोफर ने कहा है कि आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे देते हैं, ठीक है, फिर भी आप अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे, क्या करेंगे अपने टाइम से। तो कहा वही फील्ड चूज करो। बिल्कुल कि भी जो आप वही करेंगे जिसमें आपको आनंद आता है, क्योंकि पैसे तो है आपके पास, अब कमाने की जरूरत नहीं है। तो सचमुच ऐसा ही फील्ड चूज करना चाहिए कि जिसमें हमें पूरा आनंद आता हो, हम उस क्षेत्र को एंजॉय कर रहे हैं। और ये कब होगा? मेडिटेशन में होगा। मेडिटेशन की गहराई में आप सचमुच समझेंगे कि कौन सा कार्य है वह मैं एंजॉय करता हूँ जी। और फिर उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाइए तो बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। और मेडिटेशन ये भी हमें एक हेल्प करता है कि आज जो हम चीजें कर रहे हैं उसमें कुछ समय तो आपको सुख मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन फिर से दुखी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आजकल हमें एक्साइटमेंट मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल बीमारी है मैनिक डिप्रेशन, बाइपोलर डिजीज कहते हैं। बाइपोलर, हाँ, कि जिसमें एक में तो बहुत इंजॉय करता है, बहुत एक्साइट होता है, फिर डिप्रेस्ड हो जाता है कुछ समय और वो चक्र चलता ही रहता है उसका। तो एक स्मॉल वे में हम सब की वैसी स्थिति है। हम कुछ करते एक्साइट हो जाते, बहुत अच्छा लगता है, फिर थोड़ा समय डिप्रेस्ड रहते, फिर से एक्साइटमेंट आता है, विच इज नॉट गुड। एक्चुअली एक बैलेंस रहना चाहिए सदैव। तो वो बैलेंस रखने में भी आध्यात्मिकता बहुत मदद करती है कि सचमुच वह जो बाह्य क्षणिक आकर्षण है ना, उसके प्रति हम आकर्षित नहीं होते। जो लॉन्ग टर्म हमें पीस देने वाला है, परपेचुअल आनंद देने वाली जो चीजें हैं, उसके प्रति हमारा ध्यान आध्यात्मिकता उस और हमें बताती है, वो दिशा निर्देश करती है। और जब उस क्षेत्र में हम आगे जाते हैं तो सारा जीवन में सदा के लिए एक शांति का अनुभव करते हैं। लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज मेंटेन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से अध्यात्म हमें लाइफ में एक कांस्टेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और भी गहराई से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।